नमस्कार दोस्तों, आज मैं 10 क्लास के लिए वीडियो लाए हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसके पहले हम समसूत्री कोशिका विभाजन का पूरा कंप्लीट करा दिए थे पार्ट 2 कोशिका विभाजन पार्ट 2 में। आज कोशिका विभाजन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसके संबंध में पूरा आज जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूं। उसके पहले जितने भी दर्शक हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए, अभी हम शुरू कर रहे हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री नाम से ही पता चल रहा है कि अर्धसूत्री, इसका मतलब कि इस विभाजन के फलस्वरूप जो नई कोशिका तैयार होगी, यानी पुत्री कोशिका तैयार होंगे, उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी और इसमें केंद्रक 2 बार विभाजित होगा और केंद्रक 2 बार विभाजित होने से इसमें 4 कोशिकाएं बनती है। तो इस तरह से इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? मियोसिस। मियोसिस कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया, या इसको इस तरह से लिखें, जनन कोशिकाओं के अंदर होने वाले कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें मातृ कोशिका का केंद्रक 2 बार विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है। इसे मियोसिस कहते हैं। अब ये हम लोग परिभाषा में पढ़ लिए हैं कि जनन कोशिकाओं के अंदर होने वाले कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें मातृ कोशिका का केंद्रक 2 बार विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है, उसे ही हम मियोसिस कहते हैं। अब मियोसिस की जो घटनाएं हैं इसको हम चार्ट के रूप में अगर हम देखें तो किस रूप में ये विभाजित होता है। मियोसिस की जो घटना है उसमें 2 भाग तो होगा ही, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। ये 2 घटना होगा ही होगा, परंतु यहां पे कैरियोकाइनेसिस 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, एक होता है कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, दूसरा कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। इसको हम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड भी बोल सकते हैं। मियोसिस सेकेंड। अब ये मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल
डिवीजन। तो इतना सारा नाम है, ध्यान रखिएगा। अब जो मियोसिस फर्स्ट होता है, इसमें फिर 4 भाग होते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, अनाफेज फर्स्ट, अनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। क्लियर? ये घटनाएं इसमें होती हैं और इसमें भी 5 अवस्थाएं हो जाती है, इसमें भी 4 अवस्थाएं हो जाती है। ये 4 अवस्थाएं यही चीज होता है, लेकिन इसको कहेंगे प्रोफेज, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, अनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। तो इस तरह से 2 भाग में बंट जाता है। अब इसका प्रोफेज का सब डिवीजन हो जाता है, सब डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, ये सब डिवीजन इसका हो जाता है और सब डिवीजन होने से इसका फिर 5 भाग हो जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं देखिए, वो होते हैं सबसे पहला लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, गौर से देखिए, लेप्टोटीन। दूसरा जायगोटीन, क्लियर, जायगोटीन। तीसरा पेकिटीन, पेचिटीन या पेकिटीन, पेकिटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ये इसका 5 उप अवस्थाएं हो जाते हैं प्रोफेज के, जो माइटोसिस में नहीं होता, परंतु इसमें ये 5 उप अवस्थाएं हो जाती है। और कैरियोकाइनेसिस में ठीक वैसे ही होता है जैसे इक्वेशनल डिवीजन होता है, जैसा कि माइटोसिस होता है, बस माइटोसिस के जैसा ही इसमें डिवीजन होता है, जिसके भी 4 अवस्थाएं होते हैं। इतना होने के बाद तब जाकर के साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें प्रोफेज फर्स्ट का देखें, वहां पे जो चार्ट बना है उसमें लेप्टोटीन हो, लेप्टोटीनी वाला जो अवस्था है, ये लेप्टोटीनी में क्या क्या घटनाएं होती है। तो इस स्थिति में जो जनन कोशिका होता है, वो जनन कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो सारा क्रोमोजोम होता है, वो सूत्रवत स्थिति में इसमें उपस्थित होता है। और इसमें देखा जाता है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, वो होमोलोगस क्रोमोजोम आमने सामने हो जाता है। जैसे ये पैतृक क्रोमोजोम है और ये मातृक क्रोमोजोम है, तो लेप्टोटीन वाला अवस्था में अगल बगल जो है होमोलोगस क्रोमोजोम, इस दोनों को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। तो इस अवस्था में क्या क्या होते हैं घटनाएं, कि निर्जलीकरण होता है, जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, केंद्रक में डिहाइड्रेशन होता है, केंद्रक में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है ना, डिहाइड्रेशन होता है। दूसरा क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम जो अगल बगल आ जाते हैं, अगल बगल आ जाते हैं। केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है, केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसमें घटनाएं घटित होती है। अब दूसरा आ जाता है लेप्टोटीन के बाद, उसमें चार्ट में देखिएगा बताए थे जायगोटीन।
अब जाइगोटीन वाला अवस्था में देखिए क्या होता है। जाइगोटीन वाला अवस्था में क्या क्या होता है। इस अवस्था में देखा गया है कि सेल के अंदर जो क्रोमोजोम है, वो क्रोमोजोम का जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो एक दूसरे से आकर्षित होकर के अगल बगल चले आते हैं इस तरह से। मान लिया कि ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, एक मातृ क्रोमोजोम, एक पैतृक क्रोमोजोम होता है। ये दोनों क्रोमोजोम जो है, ये केंद्रिका है, ये दोनों अगल बगल आ जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक नंबर में होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम में आकर्षण उत्पन्न हो जाते हैं और ये एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। इसे बाइवेलेंट बोलते हैं। बाइवेलेंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि कौन सी अवस्था में होमोलोगस क्रोमोजोम बाइवेलेंट का निर्माण करता है। तो जब एक दूसरे के आमने सामने होमोलोगस क्रोमोजोम आ जाता है तो उसी को हम कहते हैं बाइवेलेंट कहते हैं। तो ये बाइवेलेंट का कंडीशन जो होता है वो किस में होता है, तो निश्चित रूप से जाइगोटीन में बोलिएगा। उसके बाद आता है पेकिटीन वाला अवस्था में क्या होता है कि ये सारा प्रोफेज के अंदर ही घटना घटित हो रहा है। पेकिटीन में होता क्या है, ये जो बाइवेलेंट क्रोमोजोम होता है, ये क्रोमोजोम का पहले क्रोमेटिड इस तरह से सटा हुआ होता है, परंतु बाद में चल करके देखा गया है कि ये क्रोमेटिड अलग अलग इस तरह से हो जाते हैं, इस तरह से, और चारों एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से खड़े हो जाते हैं, इस तरह से खड़े हो जाते हैं पेकिटीन वाला अवस्था में। लेकिन पेकिटीन वाला अवस्था में देखा गया है कि कुछ जो क्रोमोजोम होते हैं उसका क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक्स के जैसा आकृति बनाते हैं। ये देखिए एक्स के जैसा, ये एक्स के जैसा आकृति बनाते हैं, इसको काइजमा कहते हैं। काइजमा, ये भी याद रखिएगा, काइजमा। और इस तरह के जो बाइवेलेंट वाला रचना है इसको सिनेप्सिस कहते हैं। तो कभी कभी ये बाइवेलेंट को हम लिख देते हैं सिनेप्सिस। तो ये घटना सिनेप्सिस जो क्रोमोजोम का इकट्ठा होना है सिनेप्सिस कहलाता है। लेकिन पेकिटीन वाला अवस्था में इसको काइजमा कहते हैं। और इस अवस्था में होता क्या है कि क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे क्रोमेटिड, एक सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोजोम के अंदर जो क्रोमोजोम है उसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, इसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और होमोलोगस क्रोमोजोम के अलग अलग जो क्रोमेटिड एक दूसरे से मिलते हैं, या अलग अलग जो क्रोमेटिड, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, अब ये होमोलोगस क्रोमोजोम और ये भी होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो इसका जो दूसरा क्रोमोजोम का क्रोमेटिड आपस में मिलता है, इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये जो रचना बनता है इसको काइजमा कहते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से घटनाएं इसमें घटती है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोजोम के क्रोमेटिड खुल जाते हैं जिसे टेट्राड कहते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर टेट्राड बनते हैं, टेट्राड, ये भी क्वेश्चन आता है। टेट्राड को हम इन्वर्टेड कोमा बंद कर देते हैं, टेट्राड कहते हैं। तो टेट्राड वाला कंडीशन किसमें बनता है, तो पेकिटीन में बनता है। और चूंकि अब ये क्रोमोजोम में विकर्षण होने लगते हैं तो ये घटना इसके बाद वाली अवस्था में होती है। तो यहाँ पे टेट्राड बन चुके होते हैं और
और दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच विकर्षण होने के कारण ये X के समान रचना बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? काइज्मा कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्रोमोजोम का आदान प्रदान होने लगता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा घटना है, याद रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर, ये भी पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस फेज में होते हैं? तो पेकिटीन वाला अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है? क्रोमोजोम का अदला बदली हो जाता है, यानी मैटरनल क्रोमोजोम और पैटर्नल क्रोमोजोम के बीच में अदला बदली हो जाता है, जिससे कि गुणसूत्र एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब दोनों के लक्षण गेमीट के अंदर चले आते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। डिप्लोटीन वाली अवस्था में होता क्या है सो देखिए। डिप्लोटीन वाली अवस्था में अब ये क्रोमोजोम का जो क्रोमेटिड है, ये दोनों क्या होता है? ध्रुव के तरफ चले आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? दोनों के बीच में विकर्षण हो जाता है, तो दोनों क्या होता है? दोनों अगल बगल जाकर के जमा हो जाता है। तो अब बताइए, इसमें जो विकर्षण होता है इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ये जो विकर्षण होता है, तो इस विकर्षण की विधि को टर्मिनलाइजेशन इसको टर्मिनलाइजेशन की घटना बोलते हैं। तो ये टर्मिनलाइजेशन की जो घटना होती है वो डिप्लोटीन में होती है। इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर वाले क्रोमोजोम में विकर्षण हो जाता है, जिससे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम किनारे पर चले आते हैं। ये घटना हो गया। अब एक लास्ट जो प्रोफेज का है उसको कहते हैं डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में ठीक वही काम होता है जो प्रोफेज के लास्ट अवस्था में हुआ था माइटोसिस में। तो इस अवस्था में क्या होता है कि इसका जो केंद्रक झिल्ली है, ये तो पूरा सेल है, ये केंद्रक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली टूट जाते हैं और केंद्रिका भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब जिस तरह से हम लोग उसमें पढ़े थे उसी तरह से इसमें घटना होती है। यानी माइटोसिस में जो हम लोग लेट प्रोफेज पढ़े थे वही घटना इसमें होती है। तो इस तरह से देखिए, ये दोनों जोड़ा क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम अगल बगल ही रहता है, इसलिए इसको अगल बगल ही दिखाना चाहिए। इस तरह से है, लेकिन केंद्रक झिल्ली टूट जाता है। तो इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली टूट जाते हैं और केंद्रिका गायब हो जाते हैं। जंतु कोशिका में
जंतु कोशिका में केंद्रक के ऊपर के सेंट्रोसोम विघटित होकर दो सेंट्रियोल बनाते हैं। दो सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव की ओर गमन करने लगते हैं तथा एस्ट्रल रश्मियां का निर्माण हो जाता है। उसी में एस्ट्रल रेज बनने लगते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे सेंट्रोसोम होता है, ये विघटित होकर के यहाँ पे चले आते हैं और इसमें ये जो है एस्ट्रल रश्मियां बन जाते हैं। यानी ये सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है और एस्ट्रल रश्मियां इसमें भी बन गया, इसमें भी एस्ट्रल रश्मियां बनने लगते हैं। रश्मियां बनने लगते हैं। अब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आएगा मेटाफेज फर्स्ट। तो देखिए मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है वो देखिए। यहां तो ठीक प्रोफेज का जो घटनाएं हैं वो ठीक माइटोसिस के जैसा हुआ। लास्ट में जो डाइकाइनेसिस वाला जो घटना है वो घटना में पूरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रोफेज के लास्ट वाला घटना जो है उसी के जैसा हुआ। अब मेटाफेज फर्स्ट में भी वही घटना होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गौर से हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली खत्म हो गया, केंद्रिका भी खत्म हो गया, तो अब जो क्रोमोजोम होते हैं वो इस तरह से कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो गौर करिए, ये हम इस तरह से बनाते हैं। ये जो क्रोमोजोम है इस तरह से देखिए इकट्ठा हो जाते हैं मध्य में, यानी भूमध्य रेखीय पट्टी पर इस तरह से होमोलोगस क्रोमोजोम इकट्ठा हो जाते हैं एक दूसरे से। और जो ध्रुव है, ये दोनों ध्रुव इस तरह से ये क्रोमोजोम को पकड़ लेता है और इधर से भी ये क्रोमोजोम को पकड़ लेता है। इस तरह से अब यहाँ पे जो घटनाएं देखते हैं वो उसके जैसा नहीं है जो माइटोसिस के जैसा है। यही चीज ध्यान देना होगा कि मियोसिस में यही अंतर है कि इसमें होता क्या है कि आधे आधे क्रोमोजोम, क्रोमेटिड नहीं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है ये टूटता नहीं है, बल्कि क्रोमोजोम ही रह जाता है और ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर उसको खींच लेता है दोनों, जिससे कि आधे आधे क्रोमोजोम में बट जाता है। तो इस तरह से देखिए मेटाफेज में क्या क्या होता है। तो मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोजोम भूमध्य रेखीय पट्टी यानी बीच में पर चले आते हैं। स्पिंडल फाइबर के छोर होमोलोगस क्रोमोजोम, HC लिख देते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तो ये घटना हम मेटाफेज फर्स्ट में देखते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये है मेटाफेज फर्स्ट की घटना, मेटाफेज फर्स्ट। अब होता है अनाफेज फर्स्ट। अनाफेज फर्स्ट में कौन सी घटनाएं होते हैं वो देखिए। इसमें क्या होता है कि आधे आधे क्रोमोजोम जो है वो विपरीत ध्रुव के तरफ जाने लगते हैं। मान लिया कि यहां से देखिए इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा है और इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है, इसलिए आधे आधे क्रोमोजोम जो है वो विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं और इसमें तब क्रोमेटिड क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, छोटा होने लग जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं तो ये क्रोमेटिड इधर की ओर खींचने लग जाते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम के, और ये यहाँ पे बीच में
जो होते हैं वो स्टेम बॉडी बनते हैं, जैसे पहले ही बना था स्टेम बॉडी। और इसमें कुछ और भी क्रोमोजोम होते हैं, कंटिन्यूअस क्रोमोजोम, वो सब घटनाएं सेम उसी तरह से होते हैं। कंटिन्यूअस क्रोमोजोम, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और बीच में स्टेम बॉडी हो जाते हैं, और ये क्रोमोजोमल फाइबर। तो इस तरह से इसमें बनते हैं। तो ये है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर छोटा होने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर छोटा होने लगते हैं, जिससे आधे आधे होमोलोगस क्रोमोजोम विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। ये घटना हो गया। अब आता है टेलोफेज। तो टेलोफेज फर्स्ट में देखिए कौन सा घटना घटती है। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, अब आधे आधे क्रोमोजोम जब दोनों ध्रुव के ओर इकट्ठा हो गया, तो अब यहाँ पे पूरी तरह से स्पिंडल फाइबर गायब हो जाता है। उस समय छोटा हुआ था, और ये देखिए ये क्रोमोजोम यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनने लग जाते हैं। ये घटना होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाते हैं और केंद्रिका भी बन जाते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहीं पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। तो देखिए टेलोफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं, क्लियर। और दूसरा घटना क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः निर्मित हो जाते हैं, क्लियर। केंद्रिका पुनः निर्मित हो जाते हैं, और दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। देखिए ये पुत्री केंद्रक हो गया एक, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें हाफ हो गया, पुत्री केंद्रक, ये भी पुत्री केंद्रक है। लेकिन यहीं पे क्या हो जाता है, क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है, जिससे कि हम जब पढ़ते हैं मियोसिस सेल डिवीजन में तो बोलते हैं कि मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। तो आखिर आधी कहां पे होता है, तो यही इसी अवस्था में क्या हो जाता है, आधी क्रोमोजोम हो जाता है। अब आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस कब आएगा, तो टेलोफेज फर्स्ट जब घटित होगा तो अब साइटोकाइनेसिस हो जाता है। यहाँ पे अब साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि ये जो सेल है, अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में क्या कहते हैं, सेल प्लेट बनेगा, और नहीं तो एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में क्या होगा, तो एनिमल सेल में खांच का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये केंद्रक है, पुत्री केंद्रक। अब ये बीच में ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, और ग्रुप का फॉर्मेशन हो करके आधे आधे क्रोमोजोम जो है वो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर चले जाएंगे, और दो कोशिका निर्मित हो जाएंगे। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाता है, और साइटोप्लाज्म विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिका को जन्म दे देता है। लेकिन ये कोशिका के अंदर जो क्रोमोजोम की संख्या है वो आधी हो जाती है। तो ये होता है पुत्री कोशिका। यहाँ पे वहां पे पुत्री केंद्रक हुआ, लेकिन यहाँ साइटोकाइनेसिस के बाद पुत्री कोशिका होता है। तो साइटोकाइनेसिस कब होता है, टेलोफेज फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस
साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है जिससे दो पुत्री कोशिका उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या है कि अब जो है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसका क्या होता है, फिर से एक बार इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो अब ये जो पुत्री कोशिका है तो ये फिर से क्या होता है, विभाजित करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से अलग अलग अब विभाजन शुरू होगा। अब अलग अलग विभाजन जो शुरू होता है तो ठीक माइटोसिस के जैसा अब ये जो पुत्री कोशिका है, मान लिया ये पहला पुत्री कोशिका है और ये दूसरा पुत्री कोशिका है। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर विभाजन होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रोफेज सेकेंड। तो प्रोफेज सेकेंड में अब इसमें भी प्रोफेज सेकेंड शुरू होगा, प्रोफेज सेकेंड। उसके बाद मेटाफेज सेकेंड, इसमें भी मेटाफेज सेकेंड होगा। उसके बाद एनाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और इसमें भी एनाफेज सेकेंड। इसको हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो जिसमें कि माइटोसिस बताया गया है, ठीक सेम उसी तरह से टेलोफेज सेकेंड, तो यहां भी टेलोफेज सेकेंड होता है। और इस तरह से अब क्या होता है, हम बता दे रहे हैं कि सेम कंडीशन होता है कि प्रोफेज सेकेंड में फिर उसी तरह से इसमें से निर्जलीकरण हो जाता है। फिर इसमें जो सेंट्रोसोम होता है दो भागों में बढ़ जाते हैं जंतु कोशिका में, और फिर ध्रुव का निर्माण करते हैं, दो सेंट्रियोल दोनों ध्रुव का निर्माण करते हैं और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। फिर मेटाफेज वाली अवस्था में भूमध्य रेखा पर चले आते हैं क्रोमोजोम और फिर क्रोमेटिड में बट जाते हैं, और इस तरह से ये क्या कर देता है, दो कोशिका को जन्म देता है। तो दो कोशिका को जो जन्म देगा जिसमें इसका क्रोमोजोम जितना है उतना ही क्रोमोजोम यहाँ पे रहेगा, यानी दो क्रोमोजोम यहाँ रहेगा और दो क्रोमोजोम यहाँ पे बन जाएगा। और इसमें ठीक उसी तरह से दो क्रोमोजोम आ जाएगा इसके अंदर और दो क्रोमोजोम इसके अंदर भी आ जाएगा। तो अब बताइए, पहला जब हम शुरू किए थे तो उसमें क्रोमोजोम की संख्या 2 ही था और अभी भी क्रोमोजोम की संख्या उसमें पहला वाला में क्रोमोजोम की संख्या 4 थे, लेकिन अब यहां जब देखते हैं तो इसमें क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है। इस तरह से दोनों में डिवीजन हो जाता है और 4 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है, जिसे कि हम लोग अर्धसूत्री कोशिका में बताते हैं कि आधे नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाली 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा देख लेंगे मियोसिस का महत्व, जिसको सिग्निफिकेंस कहते हैं, महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस गौर से देखिए, इसका कहां कहां पे इसका यूटिलाइज होता है और किस जगह ये घटित होता है। सबसे पहले तो यह प्रक्रिया जनन कोशिकाओं में संपन्न होते हैं। 2 नंबर, इसकी प्रोफेज अवस्था काफी लंबी होती है, अतः इसे 5 उप अवस्था में बांटी जाती है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका निर्मित होते हैं। पुत्री कोशिका में
क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है। क्लियर? ये सारा चीज हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। इस प्रक्रिया में क्रॉसिंग ओवर बताए थे वहां पे, किस अवस्था में बताइए? तो पेकिटीन वाला अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती थी। तो क्रॉसिंग ओवर होती है जिससे मैटरनल तथा पैटर्नल क्रोमोजोम के बीच जीन का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे होने वाला संतति मतलब संतति में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण हो जाते हैं। इस प्रकार का विभाजन निषेचन का पूरक कहे जाते हैं, क्योंकि जब तक कि गैमीट नहीं बनेगा तब तक निषेचन की क्रिया संभव नहीं है। यह उच्च श्रेणी के पौधों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। यह विभाजन स्पोर के निर्माण में भी, ये प्लांट में स्पोर बनता है तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, स्पोर के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, जनन कोशिकाओं में संपन्न होते हैं और इससे गैमीट का भी निर्माण होता है। एक पॉइंट और दे देते हैं कि इस विभाजन से गैमीट का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम मियोसिस का गुण भी पढ़ लिए हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सेल डिवीजन आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, भूले नहीं, और शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू।